वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। उसूरिया लिम्बो का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अस्ताकुस और इक्कस के बीच स्थित है। अस्ताकुस इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और पहला शहर है और इक्कस दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये तीनों शहर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, जिससे एक पूर्ण त्रिभुज बनता है। जैसा कि यूलिया ने बताया है, शहरों के नाम प्राचीन भाषा से आते हैं और केवल एक क्रमिक संख्या को दर्शाते हैं, 1 से 3 तक। जंगल से निकलने के बाद समूह को किसी कठिनाई या बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और वे सुरक्षित रूप से उसूरिया पहुंच गए। जब इदान और एरबिल ने लिम्बू में शहरों के अस्तित्व के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत अपनी दुनिया के शहरों की कल्पना कर ली। हालांकि जब उन्होंने उसूरिया को देखा तो वे थोड़े निराश हुए। वे ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी निकले। शहर का आकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उनकी दुनिया के शहरों की तुलना में उसूरिया एक छोटा शहर था, जिसकी आबादी 50,000 से अधिक नहीं थी। शहर ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें अलग अलग दिशाओं से कई द्वारों से प्रवेश किया जा सकता था। घरों की वास्तुकला कई काल्पनिक फिल्मों और लघु कथाओं में दिखाए गए कुछ स्थानों से मिलती जुलती थी। शहर में पत्थर और लकड़ी दोनों तरह की इमारतें देखी जा सकती थी, लेकिन 5 मंजिलों से ऊंची एक भी इमारत नहीं थी। ज्यादातर घर 1 मंजिला या 2 मंजिला थे। शहर में प्रवेश करने वाले द्वार पर एक गार्ड तैनात था, जो हर आने जाने वाले की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। हर शहर में लोगों और साहसी लोगों की पहचान सत्यापित करने का अपना तरीका होता था। उनका समूह स्थानीय था, इसीलिए वे आसानी से जांच में पास हो गए। जब इदान और एरबिल ने अपनी पहचान पत्र दिखाए तो पहरेदारों ने उनकी असली पहचान जानने के लिए एक छोटे क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। अपनी साहसी पहचान पत्रों की बदौलत वे बिना किसी अनावश्यक ध्यान दिए शहर में प्रवेश कर पाए। एला ने कहा, हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। जब उनका समूह आखिरकार शहर में दाखिल हुआ, उनके अंदर पहुंचते ही गार्डों ने गेट बंद करना शुरू कर दिया। शहर जीवन से गुलजार था। इदान और एरबिल पहली बार ऐसी जगह आए थे और वे इतने उत्साहित थे कि बैंड के बाकी सदस्यों से अपनी भावनाएं छिपा नहीं पाए। ये उनके लिए एक सच्चा दौरा और एक सच्ची खोज थी। उस काल्पनिक दुनिया और शहर को अपनी आंखों से देखना, जहां न सिर्फ लोग रहते हैं बल्कि दूसरी जातियों के प्रतिनिधि भी रहते हैं, एक सपने के सच होने जैसा था। वे अपने आसपास की हर चीज को विस्मय से देख रहे थे। यूलेलिया ने उन जोड़े की खुशी तो देखी, लेकिन वजह नहीं समझ पाई। उसूरिया बाहरी दुनिया के कई शहरों से ज्यादा अलग नहीं था। इससे भी ज्यादा आलीशान और अनोखी जगहें रही हैं। उनकी तुलना में उसूरिया बस एक छोटा सा गांव लग रहा था। उन जोड़े को अपने गुरु के पास ले जाने के इरादे से यूलिया आगे आई और अपने समूह को शहर के केंद्र की ओर ले गई। रास्ते में उन्होंने एला और रैडिक को अलविदा कहा। ये दोनों साथी एडवेंचरस गिल्ड द्वारा दिए गए एक अभियान के तहत यूलिया और नेमो के साथ शामिल हो गए। शहर लौटने के बाद उनका मिशन पूरा माना गया। यूलिया ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है, उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया और वादा किया हुआ इनाम दिया, साथ ही राक्षसों से जुड़ी किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए अतिरिक्त राशि। धन प्राप्त करने के बाद एला और रैडिक ने सभी को धन्यवाद दिया, समूह को अलविदा कहा और कार्य पूरा होने की पुष्टि करने के लिए साहसी संघ के पास गए। उन्हें विदा करने के बाद समूह काफी दूर चला गया था जब यूलिया लुकी और उसने अपना सिर उठाया। ये शुरू हो रहा है, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। इदान और एरबिल ने उनकी निगाहों का पीछा किया, लेकिन उन्हें बादलों से रहित साफ आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखा। सूरज अपने चरम पर था और लिम्बो पर चमक रहा था। अब आसमान में सूरज को देखकर इदान ने सोचा, क्या ये वास्तव में सूर्य है? उसे अपना मूल तारा याद आया, जिसे वे सूर्य कहते थे, और सोचने लगा कि क्या उसमें और इस तारे में कुछ समानता है, या ये सिर्फ कृत्रिम प्रकाश है और उनके आसपास का आकाश नकली है। जब से वे इस दुनिया में आए थे, उसने ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे थे। वे इसे अपना ही मानते थे। लेकिन अब एक आधुनिक इंसान के रूप में इदान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर ढूंढने शुरू कर दिए। जब वे आकाश की ओर देख रहे थे तो शहर के ऊपर एक पारदर्शी गुंबद दिखाई दिया, जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। 1 मिनट की खामोशी के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। शहर के बाहर की दुनिया समूह की आंखों के सामने ढहने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जल्द ही सब कुछ अंधेरे और खालीपन में समा गया। क्या
ईदान और आराबेल ने आश्चर्य से कहा, ये एक रीसेट है। यूलिया ने धीरे से कहा, लिम्बो का पुनर्निर्माण हो रहा है। पुनर्निर्माण के दौरान शहर के बाहर रहने वालों का क्या होगा? आराबेल ने यूलालिया से पूछा। अगर वे उनसे नहीं मिले होते तो शायद वे अभी भी जंगल में भटक रहे होते या पहले ही मर चुके होते, और अगर किसी चमत्कार से वे बच भी गए होते तो उन्हें इस पुनर्निर्माण का सामना करना पड़ता। यूलिया ने आराबेल की ओर देखा और जवाब में अपने कंधे उचका दिए। कौन जानता है, अभी तक कोई वापस नहीं लौटा है और ना किसी ने बताया है कि पुनर्निर्माण में निगल जाने के बाद उनका क्या हुआ। शायद वे सभी मर गए या स्थानीय लोगों की तरह लिम्बो का हिस्सा बन गए, उसने कहा। स्थानीय लोग? आराबेल ने हैरानी से पूछा। उसने पहले भी यूलालिया को स्थानीय लोगों का जिक्र करते सुना था, लेकिन उसे लगा कि वे भी वही हैं जो लिम्बो में आकर यहीं रहने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। ये लिम्बो के निवासी हैं, वे यहीं पैदा हुए और यहीं रहते हैं और लिम्बो को अपना घर मानते हैं। हम जैसी बाहरी दुनिया से यहाँ आए लोगों के विपरीत लिम्बो उन्हें अपना मानता है, यूलिया ने जवाब दिया। स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाली कुछ सीमाएं और नियम हैं। स्थानीय लोगों को बिना किसी कारण के हम अजनबियों को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हमें स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने की मनाही है। अन्यथा लिम्बो कार्रवाई करेगा और अंतिम उपाय के रूप में किसी भी उल्लंघनकर्ता को समेट लेगा। हालांकि ये बाहरी लोगों के बीच की लड़ाई और स्थानीय लोगों के बीच की लड़ाई पर लागू नहीं होता, यूलिया ने आगे कहा। तभी बैरियर के बाहर एक नया माहौल नजर आने लगा। नज़ारा इतना मनमोहक था कि ईदान और आराबेल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बाहर एक बिल्कुल अलग माहौल पहले ही उभर चुका था। लेकिन इससे पहले कि वे नज़ारे का आनंद ले पाते, अचानक जो बैरियर हटने लगा तो उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दोनों ने अपने सिर पकड़े और असहनीय दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। दर्द इतना तेज था कि वे मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। यूलिया और निम्मो, जो उस समय उनके बगल में खड़े थे, स्थिति में अचानक हुए परिवर्तन से भयभीत हो गए। दंपत्ति समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। दर्द इतना तेज था कि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका दिमाग धुंधला होने लगा था और दर्द से बेहोश होने से पहले ही उन्होंने आखिरकार एक ऐसी आवाज़ सुनी जो उन्होंने कई दिनों से नहीं सुनी थी। ध्यान दे, ध्यान दे। बाहरी हस्तक्षेप हटा दिया गया है। सिस्टम जारी किया गया है। एक खतरे का पता लगाया गया है। खतरा। सिस्टम पर अत्यधिक दबाव है। बल नियंत्रण से बाहर था। होस्ट्स की सुरक्षा के लिए सिस्टम एक आपातकालीन रीबूट शुरू करता है। होस्ट्स को कृत्रिम कोमा में रखा जाएगा जब तक कि सिस्टम पुनरारंभ नहीं हो जाता। यूलिया और नीमो हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ईदान और आराबेल दंपति को क्या हो गया है। दोनों सिर पकड़े दर्द से चीखे और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यूलालिया ने उनकी जांच की और सुनिश्चित किया कि वे अभी भी जीवित हैं, हालांकि बेहोश हैं। अपनी तेज चीखों से उस जोड़े ने दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये जानकर यूलालिया उन्हें वहां से ले जाने ही वाली थी कि अचानक एक आकृति उसके बगल में प्रकट हुई। गुरु, यूलिया में चिल्लाकर कहा और तुरंत पहचान लिया कि ये प्राणी उसका गुरु उच्च एल्फ है। यूलिया की तरह उसके भी नुकीले कान थे, लेकिन यूलिया से ज्यादा लंबे और सुनहरे लंबे बाल जो लगभग जमीन तक पहुंच रहे थे। उसके सुडौल शरीर ने आसपास के सभी पुरुषों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। हेक्टर, किस भाग्य से? योगिनी ने आश्चर्य और मुस्कुराहट के साथ पूछा। दिखावा मत करो मिलिका, तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? बॉने ने, जिसे मिलिका हेक्टर कहती थी, भुरभुराते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों हो। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? मिलिका ने जवाब दिया। उस पल यूलिया और निमो चुप हो गए, कोई शोर न मचाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि शहर के दो सबसे ताकतवर लोग उनकी सामने खड़े थे। उनमें से एक शहर और स्थानीय आबादी का आधिकारिक शासक था और दूसरा बाहरियों का नेता। हेक्टर ने एल्फ के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसकी नज़र ईदान और आराबेल पर पड़ी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को देखते हुए क्या सोच रहा है। अचानक मिलिका हेक्टर के सामने प्रकट हुई, जिससे उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया और उसने अपनी ऊंचाई से उसे नीचे देखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने अलग स्वर में पूछा। हेक्टर बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मिलिका को वो मुस्कुराहट पसंद नहीं आई। वो इस बौने को बहुत अच्छी तरह जानती थी। कुछ देर मिलिका की आंखों में देखने के बाद हेक्टर चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया।
उसे पूरी स्थिति का अंदाजा हो चुका था और अब उसके लिए वहां रुककर उस एल्गिनी से उलझने का कोई कारण नहीं था। मिलिका चुपचाप उसे तब तक देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल न हो गया। फिर उस जोड़े पर अपनी नजरें गड़ाते हुए उसने यूलिया और निमो को आदेश दिया कि वो उन्हें उठाकर अपने घर ले जाएं। इस आदेश से यूलिया और निमो बहुत हैरान हुए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी गुरु अपने घर में शायद ही किसी को आने देती हैं। केवल वे ही जो उनके शिष्य माने जाते थे, मार्गदर्शन की तलाश में वहां बेरोक-टोक प्रवेश कर सकते थे। निमो और यूलालिया अपनी गुरु मिलिका के साथ बेवोश ईदान और एरेबल को मिलिका के घर ले आए। ये एक विशाल 2 मंजिला इमारत थी जिसके चारों ओर एक मनोरम बगीचा था। एक योगिनी होने के नाते मिलिका प्रकृति की सुंदरता की कद्र करती थी और उसने अपना बगीचा खुद उगाया। दंपत्ति को दूसरी मंजिल पर स्थित अतिरिक्त कमरों में ठहराने के बाद निमो और यूलालिया अपने गुरु के साथ पहली मंजिल पर स्थित उनके कार्यालय में चले गए। कमरा ढेर सारी किताबों, चर्मपत्रों और तरह तरह की औषधियां बनाने के उपकरणों से भरा हुआ था। मेज पर आराम से बैठी मिलिका अपने शिष्यों को देख रही थी। तो मुझे बताओ, क्या हुआ और तुम इस जोड़े से कैसे मिले? उसने स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए पूछा। यूलिया आगे बढ़ी और एक और रीसेट के बाद निषिद्ध जंगल की खोज करने की अपनी कोशिश के बारे में विस्तार से बताया। वो निमो और गिल्ड के 2 साहसी साथियों को लेकर निकल पड़ी थी। मिलिका को यूलिया की कहानी सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये उसकी छात्रा का जानकारी की तलाश में पहला प्रयास नहीं था। हालांकि उसकी दिलचस्पी तब बढ़ गई जब यूलिया को वो क्षण याद आया जब निमो उसी जोड़े से मिला था। यूलिया ने विस्तार से सारी बातें बताईं और अपनी कहानी का समापन इस बात से किया कि कैसे अचानक दंपति ने अपने सिर पकड़ लिए और दर्द से चीखने लगे, गिर पड़े और बेहोश हो गए। दिलचस्प है, ये बहुत ही दिलचस्प है, मिलिका ने उत्साह से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। यूलिया, जो अपने गुरु के संरक्षण में थी, इस मुस्कुराहट से आश्चर्यचकित और सम्मोहित हो गई। मिलिका के मार्गदर्शन में बिताए अपने पूरे समय में उसने उसे लगभग कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा था। निमो बस उसे प्रशंसा की नज़रों से देखता रहा। उसके लिए मिलिका इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत नहीं है, बल्कि एक औरत है जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो वही है। गुरु, क्या आप जानती हैं कि वे कौन है? बिल्कुल नहीं, मिलिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे मोटा मोटा अंदाजा है कि वो कहाँ से आए हैं। क्या आप जानती हैं कि वे कहाँ से आते हैं? यूलिया ने आश्चर्य से पूछा। ठीक है, केवल लगभग, मिलिशिया ने कहा। अपने शिष्यों को देखते हुए मिलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से जो कुछ भी तुम सुनोगी, ये कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर रही हूं? जी हाँ गुरु, यूलिया ने पुष्टि की और निमो ने केवल सिर हिलाया। अच्छा, चलो यूलालिया, तुम्हारी बात से शुरू करते हैं। जब उन्होंने कहा कि वे किसी अनबन की वजह से लिम्बू में फंस गए हैं, तो वे तुमसे झूठ नहीं बोल रहे थे। गुरु के इन शब्दों से यूलिया हैरान रह गई। उसे लगा दोनों ने झूठ बोला है, लेकिन मिलिका का दावा है कि वे सच कह रहे हैं। वे बाहरी दुनिया से नहीं हैं और डंजन में घुसकर उसे निगल नहीं सकते। इसलिए अब केवल एक ही बात बची है, वे किसी और दुनिया से हैं, और आप किसी और दुनिया से लिम्बो तक केवल एक ही स्थानिक दरार के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अपनी छात्रा के अविश्वास को देखते हुए मिलिका ने अपनी व्याख्या जारी रखी। किसी और दुनिया से? यूलिया को अपने गुरु की बातों पर यकीन नहीं हुआ। मिलिका ने जब किसी और दुनिया का जिक्र किया तो निमो भी हैरान रह गया। हाँ, और यही एक बात है जो उनसे जुड़ी नहीं है। जब आपने जंगल छोड़ने का फैसला किया तो जिन राक्षसों ने आप पर हमला किया वे भी उनसे जुड़े हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि कैसे, लेकिन उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसने उन्हें अपने में समाहित करने की कोशिश की। आमतौर पर निषिद्ध क्षेत्र आम बाहरियों के खिलाफ इतनी आक्रामकता नहीं दिखाते, लेकिन अगर क्षेत्र को पता चलता है कि बाहरी लोग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से हैं, तो वो उन्हें अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश करेगा, मिलिका ने सुझाव दिया। अपने शब्दों पर विचार करने के लिए कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, हालांकि मैं इस बात से थोड़ी उलझन में हूं कि जोन ने जंगल की पूरी ताकत तुम पर क्यों नहीं उतारी, मानो उसने तुम्हें कम आंका हो या कुछ उसे रोक रहा हो, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम जंगल से बाहर निकल पाते। अपने गुरु के संदेह के बारे में सुनकर यूलिया और निमो बेचैन हो गए। वे बड़ी मुश्किल से जंगल से बाहर निकल पाए, और अगर वे और रुकते तो रीसेट से पहले शहर वापस नहीं पहुंच पाते। न केवल निषिद्ध क्षेत्र है, बल्कि लिम्बो ने भी उनकी उपस्थिति को नोटिस किया है।
हालांकि निषिद्ध क्षेत्र के विपरीत लिम्बो तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि युगल उसके नियमों को नहीं तोड़ देता। मुझे हेक्टर की ज्यादा चिंता है। उसने भी उन्हें देखने के बाद उनके सार के बारे में पता लगा लिया, खासकर लिम्बो के साथ अपने संबंधों को देखते हुए। इन शब्दों के साथ मेलिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो और भी चौड़ी हो गई। इतने सालों के इंतजार और नीरसता के बाद आखिरकार सब कुछ अधिक रोमांचक हो रहा है, उसने सोचा। मेलिसा अब पक्के तौर पर नहीं बता सकती थी कि उसने लिम्बो में कितना समय बिताया था। निषिद्ध क्षेत्रों और खुद लिम्बो के रहस्यों को उजागर करने की कोशिशों में उसने कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया, जिनमें उसकी जान लगभग चली गई। अपनी चोटों के कारण वो बार बार खुद को मौत के कगार पर पाती थी और कई बार बेहोशी की हालत में होने के कारण वो भ्रमित हो जाती थी, जिससे समय बीतने का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था। एक उच्च योगी होने के नाते वो दीर्घायु थी और अपने प्रकार के मानकों के अनुसार वो अभी भी युवा और जीवन से भरपूर थी। हालांकि वो केवल एक चीज से ग्रस्त थी, लिम्बो से बाहर न निकल पाना। वर्षों से उसका अस्तित्व लिम्बो में आधा विलीन हो चुका था। फिर उसे पता चला कि लिम्बो की अपनी एक आदिम चेतना है जो विशेष नियमों का पालन करती है। अपनी शक्ति के कारण ही वो अभी तक लिम्बो में पूरी तरह से समाहित नहीं हो पाई थी और इससे लिम्बो क्रोधित हो गया। लिम्बो के कुछ रहस्य बाहर आ गए और एल्फ ने उन पर कब्जा कर लिया। लिम्बा का मन उसे निगल जाना चाहता था, लेकिन वो बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कर सकता था। जब तक मेलिका लिम्बो के नियमों का उल्लंघन नहीं करती या जब तक वो सुरक्षित शहर में रहती, लिम्बो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इस प्रतिबंध ने मेलिका को स्वतंत्र रूप से लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अवसर से वंचित कर दिया। वो केवल अपने छात्रों और अधीनस्थों पर ही आशा और सारी आशाएं टिकाए रख सकती थी। ये जानते हुए कि वो उसे अपने में समाहित नहीं कर सकता, लिम्बो ने अपना ध्यान मेलिका के छात्रों और अधीनस्थों पर केंद्रित कर दिया। अपने सहयोगी स्थानीय निवासी और शहर के नेता हेक्टर के माध्यम से उसने दूसरे शहरों के बाहरी लोगों को उन पर हमला करने और उन्हें खत्म करने के लिए उकसाया। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य मेलिका को लिम्बो के नियम तोड़ने या शहर छोड़ने के लिए मजबूर करना था। पिछले कुछ वर्षों में मेलिका ने इस शहर में अपने कई वफादार अनुयायियों और छात्रों को खो दिया है। उसने तो यहाँ तक सोचा कि हार मान ली है और कोई रास्ता ढूंढना बंद कर दिया है। कई सालों तक उसने छात्रों को लेने से इनकार कर दिया, जब तक कि उसकी मुलाकात एक युवा योगिनी से नहीं हुई जो लिम्बो में थी। अपनी जाति के साथ उसकी निकटता के कारण उसने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। मेलिका लिम्बो के उकसावे में नहीं आई। नतीजतन दोनों के बीच समझौता हो गया। लिम्बो ने उसके छात्रों और अधीनस्थों पर हमला करना बंद कर दिया और मेलिका ने शहर न छोड़ने और लिम्बो के राज बाहरी लोगों, जिनमें उसके छात्र और अधीनस्थ भी शामिल हैं, के साथ साझा न करने की शपथ ली। अगर वो इन नियमों को तोड़ती है तो लिम्बो को उसे निगलने का पूरा अधिकार होगा। अब मेलिका के पास सिर्फ 2 छात्र और कुछ वफादार अधीनस्थ हैं। उसने अपने आखिरी छात्र निमो को 1 महीने से भी कम समय पहले अपने साथ रखा था, इसलिए उनका रिश्ता उथला था और उसके और यूलेलिया के बीच जितना मजबूत नहीं था। निमो रहस्यों से भरा था। उसे उससे बहुत उम्मीदें थी। उसे विश्वास था कि वो लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि वो नाकाम रही थी। हालांकि ईदान और अराबेल नामक जोड़े के आगमन ने उसकी सारी योजनाएं बदल दीं। लिम्बो से अपने जुड़ाव के कारण उसे पक्का यकीन था कि ये दोनों किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, न कि किसी बाहरी दुनिया से जैसे उसके जैसे दूसरे बाहरी लोग। ये समझते ही उसने तुरंत उन्हें लिम्बो से अपनी सुरक्षा में ले लिया। अब चूंकि वे उसके अधीन थे, इसलिए उनके बीच हुए समझौते के कारण लिम्बो के हाथ बंधे हुए थे और वो सीधे उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकता था। लिम्बो हेक्टर जैसे स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करके दूसरे बाहरी लोगों को अपने पास आने के लिए उकसा सकता था, लेकिन वे इससे निपट सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब यदि दंपत्ति जानकारी की तलाश में निषिद्ध क्षेत्रों में जाते तो वे उनका शिकार नहीं करते। गुरु, आपको इतना यकीन क्यों है कि वे दूसरी दुनिया से आए हैं? यूलालिया ने उत्सुकता से पूछा। वो समझना चाहती थी कि उसके गुरु को इस बात पर इतना भरोसा कहाँ से मिला। ये एक राज है, मेलिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझ पर शक मत करो छोटी ईवा, मुझे पूरा यकीन है कि वे सचमुच दूसरी दुनिया से आए हैं। यद्यपि यूलालिया उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, फिर भी उसने जिद नहीं की। मैं समझती हूं कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम बाद में सब पर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो अभी जाएं और अपने काम से काम रखें। मेलिका ने उनके आरोप पत्र में उनके काम के बारे में लिखा। अनुमति पाकर निमो तुरंत ऑफिस से बाहर चला गया। थोड़ी देर रुकने के बाद यूलालिया ने भी उसका अनुसरण करने का निश्चय किया।
हालांकि दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसने अपने गुरु की आवाज़ सुनी, उनका ख्याल रखना छोटी ईवा, और जैसे ही वो जाग जाएं मुझे बता देना, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। ठीक है गुरु, यूलालिया ने जाने से पहले जवाब दिया। अपने गुरु के कहने पर वो ईदान और अराबेल का हाल चाल जानने गई और फिर अपने काम में लग गई। अपने कार्यालय में अकेली रह गई मेलिका ने अपनी प्राइवेट डायरी निकाली और उन आगामी घटनाओं के बारे में सोचने लगी जो लिम्बो में इस जोड़े के प्रकट होने के साथ ही घटित होंगी। इसी बीच निमू अपने गुरु का घर छोड़कर पड़ोस के घर जा रहा था, जहां उसे एक छोटा सा कमरा आवंटित किया गया था। उसके अलावा मेलिका के अधीनस्थ कई अन्य बाहरी लोग भी इस घर में रहते थे। अपने कमरे में पहुंचकर निमो ने अपना बैग मेज के पास रखा, अपनी तलवार और ढाल उतारी और फिर अपने शरीर को ढकने वाला लबादा भी उतार दिया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की पट्टियां कसीं और धड़ाम से धातु का प्रतिबिंब जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ उसका कंधा और कोहनी ही बची थी। उसके बाद उसने अपना मुखाला उतारा और खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा विकृत था। उसका दाहिना कान और बाल गायब थे। उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी और उसके गाल का एक हिस्सा गायब था, जिससे उसके दांत दिखाई दे रहे थे। निमो कुछ देर तक खुद को आईने में देखता रहा, जब तक कमरे में एक सफ़ेद प्रकाश की किरण के रूप में एक आत्मा प्रकट न हो गई। चिंता मत करो निमो, हम तुम्हारे जख्मों को भरने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और पता लगाओ कि तुम असल में कौन हो। इजी नाम की आत्मा ने निमो को दिलासा देने की कोशिश की। वो उससे जुड़ी हुई थी और उसकी भावनाओं को समझती थी, इसलिए वो उसकी मनोदशा से भली भांति परिचित थी। निमो ने आह भरते हुए मुखाला वापस पहन लिया। अब वो अपने बदसूरत प्रतिबिंब को देख पाने में असमर्थ था। तभी उसकी नज़र अपने गले में लटके पेंडेंट पर पड़ी। उसे कसकर पकड़े हुए वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसे ये चीज़ कहाँ से मिली थी। निमो को पेंडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेलिका ने पेंडेंट को देखा तो उसके दिमाग में उसके शब्द याद आ गई। किसने सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी अद्भुत चीज़ है? क्या तुम्हें पता है वो क्या है? ओह माफ़ करना, मैं एक पल के लिए भूल गया कि तुम्हें अपना अतीत याद नहीं है। याद रखना, ये सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसे खोना मत। इस पेंडेंट के अंदर उस व्यक्ति की आत्मा का एक टुकड़ा है जिसने तुम्हें ये पेंडेंट दिया है। आमतौर पर उच्च जाति के प्रतिनिधि ऐसी चीज़ें अपने साथी या पति को देते हैं ताकि वो हमेशा उनकी लोकेशन जान सकें। अगर ऐसा है तो जिसने तुम्हें ये पेंडेंट दिया है वो या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी पत्नी। ये शब्द निमो की आत्मा में गहराई तक उतर गए। वो जानना चाहता था कि उसे ये पेंडेंट किसने दिया था, और उसे लगा कि ये व्यक्ति उसे बहुत प्रिय है। इजी को भी पेंडेंट के अंदर की आत्मा के साथ एक अनूठा जुड़ाव महसूस हुआ, ठीक वैसा ही जैसा उसे निमो के साथ महसूस हुआ था। इससे ये संकेत मिलता है कि इस आत्मा के स्वामी का उन दोनों के साथ गहरा रिश्ता था। जब ईदान ने आंखें खोली तो उसे उलझन महसूस हुई। उसका सिर इतना जोर से घूम रहा था कि वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। ये हालत इतनी कष्टदायक थी कि उसके आगे हैंगओवर भी एक आसान कसरत लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब से इसी हालत में पड़ा था। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और उसे होश आने लगा। उसे याद आने लगा कि वो कौन है। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसकी नींद खुली और उसने चारों ओर देखा। वो एक अनजान कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर अकड़ रहा था और हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। उसने एक साधारण सा पतला सफ़ेद चोगा पहना हुआ था। जब उसे एहसास हुआ कि वो नंगा नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। उसने देखा कि उसके साहसी कपड़े बिस्तर के पास कुर्सी पर करीने से तह करके रखे हुए थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपना हाथ उठाया और अपनी कनपटियों पर मालिश करने लगा। ऐसा करते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो कुछ भूल गया है, कोई बहुत ज़रूरी चीज़, या यूं कहें कि कोई। फिर उसे याद आने लगा कि वो कौन था। उसके परिवार की छवियां उसकी स्मृति में उभरने लगी, उसकी माँ, पिता और बहन। फिर उसे अपनी दुनिया पर आई विपत्ति, जागृति और संघ के नायकों की याद आई, और अंत में उसके मन में लंबे लाल बालों वाली एक लड़की और एक सिस्टम की छवि उभरी। तभी उसे एहसास हुआ कि एरेबेल उसके साथ नहीं है। ये जानकर वो घबरा गया। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसके पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे और उठने की उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। थोड़ी देर बाद उसे अपने पैरों में झुंझुनी महसूस हुई। कुछ देर बाद वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था और उसने उसे आसानी से खोला और खुद को एक छोटे से दालान में पाया।
तभी उसने बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देखा और एक आकृति हल्की लंगड़ाते हुए बाहर आई। गौर से देखने पर ईदान ने उसमें एरेबल को पहचान लिया और राहत की सांस ली। उसने हल्के सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो उसके पूरे शरीर को ढंके हुए थे। अपने कमरे से बाहर आकर तथा लंबी नींद के बाद अभी भी अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही एरेबल ने भी ईदान को देखा और राहत की सांस ली तथा ये सुनिश्चित किया कि वो ठीक है। उस समय दोनों एक ही बात के बारे में सोच रहे थे। जब वे जागे और उन्हें अपने साथ खटी सारी बातें याद आईं तथा एक दूसरे की अनुपस्थिति का एहसास हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि उनका साथी सुरक्षित है। हालांकि वे सिस्टम की बदौलत एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जंगल में जिंदा रहने की कोशिश में बिताए कुछ दिनों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। इस अनजानी दुनिया में वे एक दूसरे के सबसे करीब थे। ओह, देखो यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। गलियारे के दूर छोर से एक चंचल महिला की आवाज़ गूंजी। जब ईदान और अरबल ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि उनके सामने एक मुस्कुराती हुई योगिनी महिला खड़ी थी जो उन्हें गौर से देख रही थी। धिक्कार है, इस परी को क्या हो गया है? वो इतनी सुंदर क्यों है और उसका शरीर इतना सुडौल क्यों है? ईदान ने सोचा, वो उसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस पल वो भूल गया कि वो एरेबल से जुड़ा हुआ है, और जब एरेबल ने उसके विचार सुने तो नाराज होने के बजाय वो उससे पूरी तरह सहमत हो गई। एक स्त्री होने के नाते वो भी उस योगिनी के रूप रंग पर मोहित हो गई और ईर्ष्या करने लगी। अपना मुंह मत खोलो बेटे, मेलिसा ने ईदान के हैरान चेहरे को देखते हुए उससे कहा। वो पहले से ही ऐसे प्रदर्शनों की आदी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए, ईदान ने शर्मिंदगी से दूसरी ओर देखते हुए माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं देख रही हूँ कि तुम अभी जस्ट उठे हो, तो थोड़ा और आराम कर लो। जैसे ही तुम तैयार हो जाओ नीचे आ जाना और मेरे साथ बैठ जाना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। ये कहकर मेलिसा कमरे के जवाब का इंतजार किए बिना पहली मंजिल पर चली गई। दंपत्ति चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। जब वो आंखों से ओझल हो गई तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शर्मिंदा होकर नजरें फेर लीं। ईदान को एरेबल के आसपास किसी और औरत की सुंदरता पर मोहित होने में असहजता महसूस हुई। बदले में एरेबल को शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक औरत होने के नाते वो भी उस अजनबी की सुंदरता से प्रभावित हो गई। खुशकिस्मती से ईदान ने उसकी इस प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। क्या आप सब ठीक हैं? ईदान ने खुद को संभालते हुए पूछा। मेरा सिर अभी भी घूम रहा है और मैं अभी तक अपने शरीर के साथ पूरी तरह समायोजित नहीं हुई हूँ, एरेबल ने उत्तर दिया। ईदान को भी ऐसा ही लग रहा था। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, हमें कुछ बात करनी है, ईदान ने सुझाव दिया और एरेबल को अपने कमरे में बुलाया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चली गई। जब वे अंदर पहुंचे तो ईदान ने एरेबल को बिस्तर पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसने कुर्सी से अपने साहसी कपड़े उतार दिए और उस पर बैठ गया। जैसे ही दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे, एरेबल को एहसास हुआ कि उसने अभी भी भूत का मुखौटा पहना हुआ था। उसने उसे उतारकर अपने पास रख लिया। उसी क्षण उसके काले बाल लाल हो गए, लंबे हो गए और बिस्तर पर गिर पड़े। ईदान ने बहुत दिनों से उसका असली रूप नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे घूरने लगा। एरेबल ने उसकी नज़रें देखी और थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस रूप में देखकर खुशी भी थी। हालांकि उसने अपनी खुशी उसे नहीं दिखाई। ये महसूस करते हुए कि वो फिर से उसकी सुंदरता से विचलित हो गया था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी और फिर अंततः खुद को संभालते हुए कहा, प्रणाली। जी मेज़बान। सिस्टम की परिचित नीरस आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर ईदान और एरेबल ने राहत की सांस ली और ये सुनिश्चित कर लिया कि सिस्टम ने उन्हें छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर जो हुआ था उसे याद करके उन्हें गुस्सा आने लगा। सिस्टम, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने हमारा दिमाग लगभग भून ही दिया था? ईदान ने गुस्से से पूछा। उस घटना की गूंज अभी तक नहीं गई थी और उनके दिमाग में अभी भी एक हलचल थी। हाँ, सिस्टम ने संक्षेप में उत्तर दिया। जब ईदान ने ये जवाब सुना तो वो और भी गुस्से में आ गया। हालांकि सिस्टम पर चिल्लाने के बजाय वो शांत होने लगा। उसे समझ आ गया कि सिस्टम से बहस करना बेकार है। सिस्टम, क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ और आपने हमारी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? एरेबल ने पूछा। हाँ मेज़बान, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए सिस्टम ने एक गलती की जिसका पता है स्वतंत्र दुनिया की चेतना को चला। इस स्वतंत्र दुनिया की चेतना सिस्टम के सार पर आक्रमण करने और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही थी। वर्तमान शक्ति के साथ सिस्टम इस आक्रमण का सामना नहीं कर सका और उसे कुछ नुकसान हुआ। सिस्टम की सुरक्षा के लिए इसे बलपूर्वक अवरुद्ध कर दिया गया और स्वामियों से सभी संबंध तोड़ दिए गए। सब कुछ ही सेकंड में हुआ और सिस्टम के पास मेज़बानों को चेतावनी देने का समय नहीं था। तंत्र की व्याख्या सुनने के बाद दोनों मौन हो गए।
इस बातचीत से उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें पता चली। पहली, ये स्वतंत्र दुनिया की अपनी चेतना है। दूसरी, ये चेतना सिस्टम की उपस्थिति को पहचानकर उसे प्रभावित करने में सक्षम है। ये कोई सुखद खबर नहीं थी। मेज़बान, इतनी चिंता मत करो। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सिस्टम ने अपनी उपस्थिति प्रकट करके और इस दुनिया की चेतना तक पहुंच खोलकर गलती की है। उसे ये एहसास नहीं था कि इस स्वतंत्र दुनिया की अपनी चेतना है और वो ज़रूरी सावधानियां ना बरतकर लापरवाह हो गई। ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिस्टम के शब्दों से ऐसा लगा जैसे दंपत्ति शांत हो गए हों, लेकिन अगले शब्द सुनते ही उनका मूड फिर से खराब हो गया। इस भूल, इस जगत की चेतना के हस्तक्षेप और प्राप्त क्षति के परिणाम स्वरूप यजमानों के शरीरों के साथ परग्रही ऊर्जा के समाहित होने की प्रक्रिया उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है। वर्तमान में शरीरों के साथ ऊर्जा का पूर्ण और अपरिवर्तनीय एकीकरण में 3 महीने से थोड़ा अधिक समय शेष है। इस संबंध में कार्य पूरा करने की समय सीमा को समायोजित किया जाएगा। लानत है, ईदान और एरेबल ने एक साथ कहा। पहली मंजिल पर उतरते समय दंपत्ति का मूड अच्छा नहीं था। ओ, तुम तो पहले ही जाग गए हो, यूलिया ने उन्हें आश्चर्य से देखते हुए कहा। फिर वो जल्दी से मुड़ी और अपनी गुरु के कार्यालय में भागी ताकि उन्हें उनके जागने की खबर दे सके, इस बात से अनजान कि मिलिका को पहले से ही इस बारे में पता था। ऑफिस में मिलिका को न पाकर यूलिया हैरान रह गई। उसका गुरु आमतौर पर अपना ज्यादातर समय उसके ऑफिस में ही बिताता है। अच्छा, तुमने आराम कैसे किया? मिलिका की आवाज रसोई घर से आई, जहां से वो प्रकट हुई थी। हाँ, अरबेल ने उत्तर दिया और ईदान ने सहमति में सिर हिलाया। जल्दी ही चारों मेज पर बैठ गए और चुपचाप मिलिका द्वारा तैयार किया गया दोपहर का भोजन करने लगे। मिलिका ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सबको मेज पर बुला लिया। यूलिया ने पूरे उत्साह से खाना खाया, सचमुच खुशी से झूम रही थी। उसे अपने गुरु के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होने और उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर बहुत कम ही मिला था। ईदान और अरबेल को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो व्यंजन खाए वो साधारण और उतने स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे, लेकिन उनका स्वाद इतना लाजवाब था कि वे खुद को उनसे दूर नहीं कर पा रहे थे। आइए एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने। मेरा नाम मिलिका सेलेस्ट्रिया है और मैं मगेलिया की एक उच्च योगिनी हूँ। मिलिका ने अपना परिचय दिया। आप योलालिया से तो परिचित हैं ही, वह मेरी छात्रा है, बिल्कुल नन्हे नीमू की तरह, उसने आगे कहा। हालांकि थोड़ी देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरा नाम ईदान फैन है और ये अरबेल मॉर्गन है, मेरी मंगेतर। ईदान ने पहल की। उसे पहले से ही उसकी मंगेतर होने की आदत हो रही थी, जबकि अरबेल अभी भी शर्मिंदा थी जब उसने खुलेआम उसे अपनी दुल्हन घोषित किया। ईदान और अरबेल, हाँ, क्या ये तुम्हारे असली नाम है या इस दुनिया में यही तुम्हारा नाम है? मिलिका ने पूछा, जिससे उस जोड़े को ये स्पष्ट हो गया कि वह पहले से ही जानती है कि वे किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। इस सवाल ने जाहिर है ईदान और अरबेल को हैरान कर दिया। आश्चर्यचकित मत होइए मेजबानों, वह शहर की सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। उससे भी वही तरंगें निकलती हैं जो इस दुनिया की चेतना से निकलती हैं। बहुत संभव है कि इसका इस चेतना से किसी न किसी तरह से संबंध हो, इसलिए यह उसके लिए कोई रहस्य नहीं है कि आप किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। सिस्टम ने जोड़े के प्रश्न का अनुमान लगाते हुए कहा। यही है, ईदान ने मन ही मन कहा, यह एहसास करते हुए। असली वाले, अरबेल ने जवाब दिया। इस दुनिया में हमें कोई नहीं जानता और हमें छिपने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, मिलिका ने सहमति जताई। मिस मिलिका, हमारे प्रति आपके क्या इरादे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने यूं ही हमारी देखभाल करने और हमारे लिए खुद खाना बनाने का फैसला किया है, खासकर तब जब आपने तुरंत साफ कर दिया कि आप जानती हैं कि हम कहां से आए हैं। ईदान ने बिना कुछ छुपाने या टालने की कोशिश करते हुए साफ साफ पूछा। सीधे मुद्दे पर बात करते हैं या? मुझे ये रवैया पसंद है, मिलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरू करने से पहले क्या मैं देख सकती हूँ कि तुम बिना मास्क के कैसी दिखती हो? मिलिका ने अरबेल से पूछा। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, उसने बस अपना सिर घुमाया और ईदान की तरफ देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया। कितना दिलचस्प है, मिलिका ने उनकी बातचीत देखकर फुसफुसाते हुए कहा। ईदान की स्वीकृति मिलने के बाद अरबेल ने अपना मुखौटा उतार दिया और उसका असली रूप सबके सामने आ गया। मिलिका और यूलिया हैरान रह गई। अरबेल उनकी उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम इतनी खूबसूरती क्यों छुपा रही हो? मिलिका ने अरबेल की खूबसूरती की तारीफ की। शुक्रिया, लेकिन मेरी तुलना में तो आप बस सुंदरता की देवी हैं, अरबेल ने विनम्रता से जवाब दिया और उच्च योगिनी की सुंदरता की प्रशंसा की। फिर वो आगे बोली,
यह सिर्फ एक एहतियाती उपाय है। हालांकि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन हमारी दुनिया का इतिहास हमें पहले ही सिखा चुका है कि खुद की रक्षा करने की क्षमता के बिना सुंदरता सिर्फ मुसीबत को ही बुलाती है। आप मजबूत हैं, इसीलिए आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और सावधान रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कमजोर हूँ, तुम बहुत समझदार हो। मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे नजरिए से ऐसी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया था। और हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ कि इस दुनिया में सचमुच ऐसा ही होता है। हालांकि मिलिका ने ये शब्द कहे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके आत्मविश्वास का एक कारण उसकी उत्पत्ति थी। वह एक योगिनी थी। कल्पित बौने स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं और उन्हें अपनी सुंदरता छुपाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई उन पर हमला करने या उनका अपहरण करने की हिम्मत करता है तो वे तुरंत पूरी योगिनी जाति के दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए उनकी दुनिया में बहुत कम लोग बुरे इरादों वाले योगियों पर हाथ उठाने का जोखिम उठाएंगे। ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, मिलिका ने अरेबेल का असली रूप देखकर कहा। मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहती हूँ। यूलालिया की कहानियों से तुम मोटे तौर पर समझ गए होगे कि तुम कहाँ हो, और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जानते हुए कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना छोड़ दोगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम एक निश्चित समय के बाद लिम्बो नहीं छोड़ोगे तो बाहरी लोग लिम्बो का हिस्सा बन जाएंगे? मिलिका ने उस जोड़े की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें गौर से देखते हुए कहा। ईदान और अरेबेल को पहले से ही पता था, इसीलिए वे ज्यादा हैरान नहीं हुए। उन्हें हैरानी सिर्फ मिलिका के समझौते की पहले प्रस्ताव से हुई। मिलिका ने जब देखा कि दंपति ने कोई विशेष आश्चर्य नहीं दिखाया तो वह भी थोड़ा चौंक गई। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? वह पूछने से रुक नहीं सकी। क्या पता था कि हमारा शरीर इस दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करता है और अगर हम इसे पूरी तरह आत्मसात करने से पहले नहीं छोड़ते तो हम खुद इस दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, हमें इसका एहसास है। जिस दिन हम यहाँ आए उसी दिन हमें अपने शरीर में ये बदलाव महसूस होने लगे थे। ईदान ने सच और झूठ को मिलाते हुए कहा। दरअसल उन्हें इसका पता नहीं चला, लेकिन सिस्टम को पता चल गया। ऐसा ही है, यह तो और भी अच्छा है। आप बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, मिलिका ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उनके लिए यह खोज महत्वपूर्ण थी कि दंपति ने लिम्बो की इस विशेषता को तुरंत पहचान लिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हें अपनी मदद और सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ और बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मेरा साथ दो। मैं मानता हूँ कि इस जगह पर बिताए गए कई वर्षों में हम स्थानीय लोग कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मेरी शक्ति की दौलत सभी बाहरी लोग लिम्बो में पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाए हैं, और अगर हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो उनके पास इसे छोड़ने का मौका है। इस पूरे समय मिलिका ने उस दंपति से अपनी नजरें नहीं हटाई थीं। ईदान और अरेबेल यह सुझाव सुनकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों हाथों से सहयोग करने के विचार का समर्थन किया। उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत कमजोर हैं और अकेले दोनों मिलकर निर्धारित समय में कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा सिस्टम की ही गलती के कारण ये अवधि लगभग आधी हो गई थी। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम सचमुच कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आपको इतना यकीन क्यों है? दंपति ने सहमति जताने में थोड़ा समय लेते हुए पूछा। वे कोई भी फैसला लेने से पहले और जानकारी सुनना चाहते थे। यह बहुत आसान है, मैं जोखिम उठाने को तैयार हूँ, मुख्यतः इसीलिए क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। लिम्बो में अभी तक किसी दूसरी दुनिया से कोई आगंतुक नहीं आया है। मुझे लगता है कि यह भाग्य है। अगर आप कोई रास्ता नहीं खोज सकते तो मुझे नहीं पता कि कौन निकाल सकता है। इन शब्दों के साथ मिलिका अचानक रुक गई, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। हालांकि तुम्हारे आने से पहले मुझे नीमो से बहुत उम्मीदें थीं, उसने अचानक नीमो का जिक्र करते हुए कहा। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम कुछ उसके जैसे ही दिखते हो। तुम लगभग उसी उम्र के हो। मुझे भी लगता है कि किसी ताकत ने तुम्हारे भाग्य को आपस में बांध दिया है, बिल्कुल नीमो की तरह, जिसका एक साथ 3 उच्च जाति के प्रतिनिधियों से संबंध है। मिलिका ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। मैं ठीक से नहीं कह सकती कि किस तरह का रिश्ता तुम्हें जोड़ता है, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि यही तुम्हें साथी बनाता है। इसीलिए ईदान दावा करता है कि तुम अरेबेल उसकी मंगेतर हो, है ना? मिलिका का सवाल बिल्कुल सही था और जोड़ा शर्मिंदा था कि किसी ने इतनी आसानी से अनुमान लगा लिया। वे उस योगिनी के व्यवहार से चिढ़ने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि वह ऐसा कैसे कर रही है। वह उन्हें देखकर ही उनके बारे में और ज्यादा जान रही थी, मानो कोई किताब पढ़ रही हो। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही कार्यों से उसके सवालों के जवाब दे रहे थे। दंपति के चेहरों पर शर्मिंदगी देखकर मिलिका हंस पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने सही बात कही है।
लेखक की ओर से अगर इस अध्याय को पढ़ने वाले लोग मौजूदा कहानी के बारे में अपनी राय साझा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। इसके अलावा मैं कहानी की गति के बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। शायद कुछ वितारों को छोड़कर गति पर ज़्यादा ध्यान देते हुए उसे तेज़ करना बेहतर होगा। बिना प्रतिक्रिया के मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि पाठकों को क्या पसंद आया और क्या नहीं। जब मिलिका मैगेलिया महाद्वीप पर रहती थी तो उसने किंवदंतियां सुनी थी कि कैसे दूसरी दुनिया के शक्तिशाली प्राणी कभी-कभी उनकी दुनिया पर आक्रमण कर देते हैं। आमतौर पर उनका आगमन विनाश और दुर्भाग्य लेकर आता था। हालांकि ईडान और अरेबेल को देखकर, जो शर्मिंदा और हंस रहे थे, वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। आखिरकार वे बहुत छोटे और कमज़ोर थे। शायद भविष्य में जब वे बड़े होंगे तो वे ढेर सारी मुसीबतें खड़ी करेंगे, लेकिन अभी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निमो के पास ढेरों राज हैं, जिनमें से ज़्यादातर के बारे में वो खुद नहीं जानता। लिम्बो में जाने से पहले उसे कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिससे उसे भयानक चोटें आईं और उसका शरीर विकृत हो गया। इन चोटों की वजह से उसने अपना दाहिना हाथ, बोलने की क्षमता और लगभग सारी यादें खो दी। मिलिका को निमो के लिए तरस आया। मिलिका ने निमो की चोटों में उसकी मदद करने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसकी मौजूदा लिम्बो की सीमाओं ने उसे रोके रखा। उसे यकीन नहीं था कि अगर ऐसी कोई पाबंदियां ना भी हों तो भी वो उसकी मदद कर पाएगी या नहीं। आखिरकार उसे निमो की चोट की वजह का मोटा-मोटा अंदाज़ा तो था ही। ईडान और एरेबेल कुछ उलझन में थे। मिलिका, जिसे पूरा यकीन था कि वे कोई रास्ता निकाल लेंगे, अचानक निमो के बारे में बात क्यों करने लगी। हालांकि उन्हें अपने उद्धारकर्ता के बारे में कुछ नया जानने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसे कुछ याद नहीं तो फिर वो कैसा। एरेबेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने विचार कैसे व्यक्त करे। निमो, जिसे उसने पहले जंगल में देखा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी सारी यादें चली गई हों। वो इस तरह कैसे लड़ सकता है और कैसे व्यवहार कर सकता है। मिलिका ने एरेबेल का प्रश्न जारी रखा और एरेबेल ने उसे सहमति जताते हुए केवल सिर हिलाया। मैंने खुद उसे ढूंढा और उसकी चोटों की जांच की। याददाश्त एक जटिल चीज़ है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है तो वो सब कुछ पूरी तरह से नहीं भूल पाता। आमतौर पर सभी यादें उसके दिमाग में गहराई में होती हैं। उन्हें वापस पाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा या रोगी को याद करने के लिए प्रेरित करना होगा। लेकिन निमो के साथ बात अलग है। उसकी चोट जादुई है और इस जादू ने उसकी यादें पूरी तरह मिटा दी हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम किसी ऐसी चीज़ को वापस नहीं ला सकते जो अब मौजूद नहीं है। जादू ने उसकी यादें मिटा दी, लेकिन उसके आंतरिक स्वरूप और उसके आसपास की दुनिया को देखने के उसके नज़रिए को नहीं। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त या असहाय बच्चा नहीं बना जो कुछ भी नहीं जानता। नहीं, वो वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है। उसकी सारी क्षमताएं बस मांसपेशियों की याददाश्त और सहज ज्ञान हैं, जो उसने बहुत तेज़ी से विकसित की। बोलने में असमर्थ होने के कारण मैंने उसे अस्थायी नाम निमो दिया, क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं था। वो कितने समय पहले लिम्बो में पहुंचा था? ईडान ने पूछा। मैं मोटे तौर पर समझ रही हूं कि आप क्या जानना चाहते हैं। मुझे वो लगभग 1 महीने पहले मिला था, लेकिन मुझे ठीक नहीं पता कि वो लिम्बो में कब आया था। उसे खुद कुछ याद नहीं है, और आप निश्चिंत रहें, मैंने खुद उसकी हालत देखी है और वो अभी तक लिम्बो में घुल-मिल नहीं पाया है। यूलिलिया के विपरीत, जो लंबे समय से लिम्बो में है, और मुझे उसे इस जगह का हिस्सा बनने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, मिलिका ने जवाब दिया। इस पूरे समय यूलिलिया बस सुन रही थी, उनकी बातचीत में दखल नहीं दिया। इसके बदौलत उसने बहुत सी नई बातें सीखीं जो उसे पहले नहीं पता थीं। वो अपने गुरु की बहुत आभारी थी। उनके हस्तक्षेप के बिना वो पहले ही लिम्बो का हिस्सा बन चुकी होती, और अगर वे कोई रास्ता मिल भी जाता तो भी वो उसे छोड़ नहीं पाती। उसके अलावा मिलिका के पीछे कई और बाहरी लोग थे, और यूलेलिया की तरह उसने लिम्बो के उन्हें अपने में समाहित करने और अपना बनाने के प्रयास को रोक दिया। इस दुनिया में मिलिका अकेली नहीं थी जो लिम्बो के हस्तक्षेप का विरोध कर सकती थी। ऐसे और भी शक्तिशाली बाहरी लोग थे जो अपने लिए खड़े होने को तैयार थे। निमो ने अपने रूप रंग से मुझे आकर्षित किया। अगर आप ना होते तो मैं अभी भी यही उम्मीद करता कि वो कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन अब जबकि नए अवसर सामने आए हैं तो इस बात की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं कि आखिरकार कोई रास्ता निकल ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप निमो और यूलेलिया को उनकी खोज में सहयोग दे पाएंगे। ईडान और एरेबेल ने मिलिका से निमो के बारे में और उसके उन पर भरोसे के कारणों के बारे में सुनकर मन ही मन बातें करने लगे। उनके दिमाग में एक ही विचार आया,
नीचे जाने से पहले ही जब उन्हें सिस्टम से पता चला कि उनके कार्य को पूरा करने की समय सीमा आधी कर दी गई है, तो उन्होंने सिस्टम से कुछ देर बात की और पता चला कि वो 7 दिनों से बेहोश थे। बातचीत के दौरान सिस्टम ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक बहुत ही असामान्य और शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। अन्य कार्यों से अलग इस कार्य को विश्व अन्वेषण कहा गया। डिंग। स्वतंत्र दुनिया की चेतना के हस्तक्षेप के कारण सिस्टम कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा। एक विश्व खोज दी गई है। पहला काम रेन कबीले के वंशज को ढूंढना और उसे अपना चैंपियन बनाना है। दूसरा काम अपने चैंपियन को विश्व राजाओं के 5 सिंहासनों में से एक की कुंजी और सुराग पाने में मदद करना है। तीसरा कार्य उपलब्ध नहीं है। ये पिछले 2 कार्यों को पूरा करने के बाद उपलब्ध होगा। सिस्टम द्वारा दिए गए इस अप्रत्याशित प्रश्न से दंपति काफी हैरान रह गए। इसके बाद सिस्टम बिना कोई अतिरिक्त जानकारी दिए चुप हो गया और उन्हें खुद ही सारी डिटेल पता करने के लिए छोड़ दिया। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि तथाकथित रैन कबीले के इस वंशज को कैसे खोजा जाए और वे तथाकथित विश्व राजाओं के सिंहासन के बारे में जानकारी से भी अनजान थे। हालांकि मिलिका की कहानी सुनकर और निम्मो के बारे में कुछ जानकारी जानने के बाद उन्हें शक हुआ कि क्या वो सिस्टम द्वारा बताए गए रैन कबीले का वंशज है। अपने अनुमान की जांच करने के लिए ईडा ने मजाक में मिलिका से पूछा, क्योंकि वो निम्मो के बारे में इस कमरे में मौजूद किसी से भी, यहाँ तक कि निम्मो से भी ज्यादा जानती थी। निम्मो रैन कबीले का वंशज तो नहीं है? जैसे ही ईडान ने ये सवाल पूछा, मेज का माहौल एकदम बदल गया। ईडान और अराबेल ने मिलिका के उस घुटन भरे दबाव को महसूस किया जो वो उन पर डाल रही थी। यूलेलिया भी इस बदलाव से प्रभावित थी और अपने गुरु की अचानक प्रतिक्रिया से हैरान होकर जोर जोर से सांस ले रही थी। ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? मिलिका ने दबंग स्वर में पूछा। मेज पर पहले का शांत माहौल अब तनावपूर्ण माहौल में बदल गया। ईडान को बिना सोचे समझे सवाल पूछने का पछतावा हुआ, लेकिन पछतावे से समय को वापस नहीं लाया जा सकता और जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था।